की शुरुआत होती है एक स्कूबा डाइवर से, जो कि पानी के अंदर जाता है और वहां पर एक्सप्लोरिंग करने लगता है। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि वो शिकार हो जाता है एक शार्क का, जो कि अचानक से पीछे से आती है और उसको बहुत बेरहमी के साथ मार देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है दो लड़कियों पर, जो कि आपस में बैठकर बातें कर रही थी। अब यही इस मूवी के मेन लीड होने वाले हैं, जिसका नाम है जेसिका और सनी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों बातें करने के दौरान कुछ सीक्रेट रिवील करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जेस का फियांसे उसे काफ़ी बुरी तरह से धोखा दे रहा है, जिस वजह से जेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो इसी वजह से सनी और उसके बाकी सारे दोस्त मिलकर उसे इस आइलैंड पर लेकर आए थे, ताकि वो इसका किसी तरह से मूड सही कर सके। तब जेस भी कहीं ना कहीं सनी की बातों को समझती है और आगे हम लोग देख पाते हैं एक लड़की और साथ ही उसके पापा को, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। और इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर से सर्फिंग करने के लिए जाने वाले हैं। हार्लिन यहाँ पर अपनी बेटी को एक अच्छा सा सर्फिंग बोर्ड देता है और उसकी चिंता करते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। इतना बोलने के बाद वो अंदर चला जाता है और आगे हम इसकी बेटी को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही उस जगह से समुद्र के किनारे निकल जाती है। अब थोड़ी देर हम लोग देख पाते हैं कि हार्लिन की बेटी बहुत अच्छे से यहाँ पर सर्फिंग कर रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाती है वो शार्क, जो कि यहाँ पर हार्लिन की बेटी को खाने के लिए आई थी। जैसे ही इस लड़की को इस चीज़ का एहसास होता है, ये तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर यहाँ पर वो शार्क इसे जान से मार देती है। अभी भी इसमें थोड़ी सी जान बची थी, तो इसी वजह से ये अभी भी कोशिश कर रही होती है कि ये किसी तरह से बाहर निकल सके, पर यहाँ पर शार्क इसकी जान ले लेती है। अब जब ये बात हार्लिन को पता चलती है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर पुलिस वालों के पास जाता है। पर पुलिस वालों के पास जाने पर इसे पता चलता है कि पुलिस वाले अभी शार्क को मारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं शार्क एक एक्सटिंक्ट जानवर हो गया है। तो इसी वजह से उसे मारने से पहले उसे सभी लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उसके ऊपर हैं। पर हार्लिन को तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था, तो इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही शार्क को मारेगा। और इसी बात को वो पुलिस वाले के मुंह पर कहकर यहाँ से निकल जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले इसने काफ़ी सारे पुलिस वालों को ये बात भी बताई थी कि शार्क असल में कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्लिन समुद्रों में घूमता हुआ ही बड़ा हुआ था। तो उसे इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया था। और अब शार्क के खतरनाक होने का नमूना हम अगले ही सीन में देख पाते हैं, जहाँ पर एक टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ था और वो घूम रहा था। तभी वो डिसाइड करता है कि वो पानी में छलांग लगाएगा, लेकिन जैसे ही वो क्लिफ डाइविंग करने के लिए वहां से छलांग लगाता है, वैसे ही शार्क उसे हवा में ही पकड़कर खा जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है जेसी और उसके दोस्तों पर, जहाँ पर इन्हें एक कैप्टन वॉली नाम का आदमी मिलता है, जो कि इनका सेलर था और साथ ही वो उन्हें हर जगह पर घुमाने वाला था, जो कि इस जगह पर मौजूद टूरिस्ट प्लेस थे। तब यहाँ पर जेसी और उसके दोस्त भी वॉली की शिप पर पहुँचते हैं और उसके बाद ही अपना सफ़र चालू कर देते हैं, ताकि ये यहाँ पर मौजूद हर एक खूबसूरत चीज़ को देख पाएँ। अब ये लोग खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। तभी यहाँ पर जेसी को एहसास होता है कि सनी ने उसके लिए बहुत अच्छा करा है, तो इसी वजह से वो सनी को इस चीज़ के लिए शुक्रिया बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेसी की मेंटल हेल्थ इस वजह से सही हो रही थी। तब यहाँ पर वॉली सभी लोगों को बताता है कि वो अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन एक सीक्रेट आइलैंड को रखने वाला है, तो इसी वजह से ये सभी लोग उस तरफ बढ़ चलते हैं। अब वैसे ये सीक्रेट आइलैंड वही आइलैंड होने वाला था जिसमें अभी अभी हमने देखा था कि हार्लिन ने अपनी बेटी को शार्क की वजह से गंवा दिया था, क्योंकि जब तक मेन लीड मुसीबतों की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक कहानी में मज़ा कैसे आएगा। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है वापस से हार्लिन पर, जो कि शार्क के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता करने के लिए एक प्रोफेसर के पास जाता है, जो कि एक मरीन साइंटिस्ट भी था और उसे जानवरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता था, जो कि पानी के अंदर रहा करते थे। और अभी के टाइम पर भी वो अपने सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट वाइट शार्क के बारे में बता रहा था, जो कि सच में शार्क की सबसे खतरनाक प्रजाति में से एक है। यहाँ पर प्रोफेसर सैम की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि किसी भी ग्रेट वाइट शार्क को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। और साइंटिस्ट भी उनके ऊपर रिसर्च करने में काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रेट वाइट शार्क को एक्वेरियम में रखा जाता है तो वो कुछ ही दिनों में अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। वो बंद कर रहने वाली फिशेज में से नहीं है। तभी यहाँ पर हार्लिन पहुँच जाता है, जो कि प्रोफेसर सैम से बात करते हुए ग्रेट वाइट शार्क के बारे में और जानना चाहता था, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस ग्रेट वाइट शार्क को ख़त्म कर सके। तब वो क्लास के दौरान ही इनसे पूछ लेता है कि आखिरकार एक शार्क इंसानों के ऊपर हमला कब करती है। तब यहाँ पर प्रोफेसर सैम इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि ऐसा वो बस एक गलती की वजह से करती है। वो कभी कभार इंसानों को ही अपना खाना समझ लेती है और इसी वजह से वो उनके ऊपर हमला कर कर उन्हें खाने लगती है। तब हार्लिन अपने साथ घटी घटना के बारे में प्रोफेसर सैम को बताता है, जिसे सुनते ही यहाँ पर प्रोफेसर सैम क्लास खत्म होने के बाद हार्लिन को अपने पास रोक लेते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात जानने के बाद कि हार्लिन की बेटी को शार्क ने खा लिया है, प्रोफेसर सैम काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो तुरंत ही उसकी फ़ाइल रीड करने लगते हैं। और उस फाइल को रीड करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन की मदद से वो बताते हैं कि जिस भी शार्क ने तुम्हारी बेटी को खाया है वो भी एक ग्रेट वाइट शार्क ही है।
पर तुम्हारी बेटी को उसने इस वजह से नहीं खाया क्योंकि वो भूखी थी, बल्कि उसने उसे इस वजह से खाया है क्योंकि उसे लोगों को मारने में अब मज़ा आ रहा है। अब प्रोफेसर सैम ने ऐसा इस वजह से बोला था क्योंकि यहाँ पर हार्लिन की बेटी को शार्क ने पूरा नहीं खाया था, उसने थोड़ा सा ही खा के उसे छोड़ दिया था। और अगर वो भूख लगने पर उसे खाती तो वो उसे पूरा खा जाती। तब यहाँ पर हार्लिन शॉक होकर बोलता है कि ग्रेट वाइट शार्क इस टेम्परेचर में नहीं आती, पर यहाँ पर प्रोफेसर सैम इसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ शार्क के सेल्स डेवलप होकर उसे इस टेम्परेचर में रहने की भी अनुमति दे देते हैं, तो शायद इसी वजह से वो अभी भी इस टेम्परेचर में जिंदा है। और अब इस बात की गंभीरता को जानते हुए कि ये शार्क लोगों के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ मज़े के लिए शिकार कर रही है, यहाँ से हार्लिन तुरंत ही बाहर निकलता है और वो अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ से जाने लगता है। तब इसकी शिप के पास इसे वही पुलिस वाले मिलते हैं जिसके पास ये अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था, पर यहाँ पर वो पुलिस वाले इसे देखकर समझ जाते हैं कि ये शार्क को मारने के लिए जा रहा है। तब वो इसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर हार्लिन इन्हें उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से निकल जाता है। अब आगे हम लोग वापस से जेसी और उसके पूरे ग्रुप को देख पाते हैं जो कि उस सीक्रेट आइलैंड के पास पहुंच गए थे, पर यहाँ पर वॉली अपने उस शिप को उस जगह पर नहीं ले जा सकता था, तो इसी वजह से वो वहाँ पर उन लोगों को एक राफ्ट देता है और बोलता है कि मेरे साथी यहीं पर हैं और हम लोग यहाँ पर इसी शिप का ध्यान रखेंगे, तो इसी वजह से तुम राफ्ट को लेकर उस सीक्रेट आइलैंड की तरफ बढ़ो और वहाँ पर जाकर एंजॉय करो, पर याद रखना कि वहाँ पर से जल्दी लौट आना। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जेसी और उसके सभी के सभी दोस्त मान जाते हैं और वो तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो सीक्रेट आइलैंड था। तब रास्ते में जाते वक्त इन्हें काफ़ी सारे समुद्री जीव दिखते हैं जिसमें एक डॉल्फिन भी शामिल थी जो कि इनके साथ खेलने के लिए आ गई थी। तब ये उसके साथ थोड़ी देर खेलते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं आइलैंड की तरफ। अब वॉली के साथ यहाँ पर एक और ग्रुप था जिसे उसे दूसरे आइलैंड पर छोड़ना था, तो इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसी और उसका दोस्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े मार रहे हैं। अब तभी अचानक से ही उस ग्रुप में एक लड़का जिसके हाथ में एक बियर कैन थी वो उसे एक चाकू से खोलने की मदद करने लगता है, पर वो चाकू उसके हाथ में भी लग जाता है जिस वजह से वॉली को उसकी पट्टी करनी पड़ती है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि अब तुम पानी के अंदर मत जाना ताकि तुम्हारे घाव में जलन ना हो और साथ ही कोई भी तरह का जीव तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ना हो सके। टाई भी इसके लिए मान जाता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि वॉली इसको और इसकी दोस्त एमा को उस जगह पर छोड़ आता है जो कि दूसरी तरह का आइलैंड था। अब आगे जब वॉली वापस आ रहा होता है तभी इसे जेसी का कॉल आता है जो कि इससे बात करते हुए इससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये कब तक आएगा। तो वॉली से बताता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ से टाई और एमा भी निकल गए हैं जो कि तुरंत ही उस आइलैंड पर पहुँचते होंगे। अब वॉली ने बात कर वॉकी टॉकी रखा ही था कि तभी अचानक से उसकी गलती की वजह से उसका वॉकी टॉकी पानी में चला जाता है, जिसे लेने के लिए अभी इसे पानी में कूदना पड़ता है। और तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इसकी क्रू मेंबर बेथ ने इसको रस्सी से पकड़ा हुआ था ताकि जैसे ही वो वॉकी टॉकी को पकड़े वैसे ही ये इसे अपनी तरफ खींच ले। अब वॉली वॉकी टॉकी को लेकर आ ही रहा था कि तभी यहाँ पर पहुंच जाती है शार्क जो कि इसके ऊपर अटैक कर देती है। तब वॉली इससे काफ़ी ज़्यादा बचने की कोशिश करता है और ऊपर भागने की कोशिश करता है, पर शार्क इसे मार देती है। और अब क्योंकि बेथ ने भी इस रस्सी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था तो इसी वजह से झटके की वजह से वो भी पानी में गिर जाती है और अब शार्क उसके ऊपर भी हमला कर उसे जान से मार देती है। अब अगली सुबह हम लोग वापस से टाई और एमा को देख पाते हैं जो कि बातें कर रहे थे और इन दोनों के बीच एक मोमेंट होने वाला था, तो इसी वजह से एमा यहाँ से भागती हुई बीच में चली जाती है और अब ये पानी के अंदर भी चली जाती है, जिसको देखने के बाद टाई भी तुरंत ही अपने कपड़े उतारता है और तुरंत ही पहुंच जाता है पानी के अंदर जिसके लिए उसे साफ मना करा गया था। और अब होना क्या था, पानी में मौजूद नमक की वजह से उसके घाव में जलन होने लगती है और उसके अंदर से वापस से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड की वजह से शार्क तुरंत ही इनके पास पहुंच जाती है और सबसे पहले हमला करती है वो एमा पर और उसे मारने के बाद वो इसके ऊपर भी हमला कर देती है, पर टाई किसी तरह से बचता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन शार्क इसे भी मार देती है। दूसरी तरफ हम लोग जेसी और विल को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और साथ ही वॉली को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉली की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब रिस्पांस आता भी कैसे, वॉली मर जो गया था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं इसी वजह से ये लोग पहुंच जाते हैं बीच की तरफ जहां पर इन्हें वॉली का वॉकी टॉकी मिलता है जो कि पानी की वजह से यहाँ पर बहता हुआ पहुंच गया था। तब विल डिसाइड करता है कि वो यहाँ से तुरंत ही राफ्ट को लेकर शिप पर जाएगा और पता करेगा कि आखिरकार क्या माजरा है। और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी टाई और एमा को ढूंढेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसी आइलैंड पर होने चाहिए थे क्योंकि वॉली उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ छोड़ने वाला था। और वहीं हम लोग हार्लिन को देख पाते हैं जो कि शिप लेकर पानी में घूम रहा था ताकि वो शार्क को ढूंढकर उसे ख़त्म कर सके। तभी रास्ते में उसे वॉली की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई मिलती है जिसका सर गायब था, जिसे देखने के बाद हार्लिन श्योर हो जाता है कि यहीं पर आसपास शार्क मौजूद है, तो इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो पास के ही आइलैंड पर जाएगा।
दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि विल भी शिप पर पहुंच गया था, पर वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों के बारे में बाकी सबको इन्फॉर्म करेगा। इसी वजह से वो वापस से राफ्ट को लेकर निकल पड़ता है आइलैंड की तरफ। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसी और सनी वापस से यहाँ पर एमा और टाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आइलैंड के दूसरी तरफ जाने पर इन्हें टाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद जेसी और सनी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और इन्हें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं एक जानवर ने इनके ऊपर अटैक कर कर इसे मारा है। ये चीज़ देखते हुए सनी भागती हुई बीच की तरफ जाने लगती है ताकि वो विल को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके और साथ ही मिया को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मिया दूसरी तरफ बीच पर थी। विल भी धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था और किनारे पर खड़ी होकर मिया उसका इंतजार कर रही थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि सनी भागती हुई आती है और विल को जोर जोर से बताने लगती है कि उसके आसपास शार्क हो सकती है। तब विल की नज़र भी शार्क पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी और इसको देखने के बाद विल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और दूसरी तरफ बीच पर जो इसके दोस्त खड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। अब अचानक से शार्क इसके ऊपर हमला कर देती है। ये चीज़ देखते हुए विल अपनी पूरी ताकत के साथ इससे लड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से शार्क घायल हो जाती है और घायल होने की वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। ये चीज़ देखते हुए सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद शार्क यहाँ से भाग गई है, लेकिन तभी वो पानी के अंदर से राफ्ट को पलटा देती है और अब विल भी पानी के अंदर था। इसका मतलब था कि अब शार्क के कब्जे से उसको कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन मिया हार नहीं मानती है और उसके बाद वो अपने खुद के ऊपर एक रस्सी बांधती है और सनी से उसको पकड़ने को बोलती है और कहती है कि जैसे ही मैं विल को पकड़ लूँ वैसे ही तुम लोग मुझे पकड़कर खींच लेना। और अब ऐसा ही होता है। जैसे ही यहाँ पर मिया तुरंत ही विल के पास पहुँचती है, वैसे ही सनी इसे खींचना चालू करती है, पर यहाँ पर शार्क भी लगातार इन दोनों के ऊपर हमला कर जा रही थी। तब सबसे पहले शार्क यहाँ पर मिया को ही खाती है और उसके बाद वो यहाँ पर विल के ऊपर अटैक कर कर उसका भी एक पैर घायल कर देती है। तब आगे हम लोग देख पाते हैं कि अब जेस भी यहाँ पर पहुँच गई है। अब ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और इसी घबराहट के चलते एक गलती होने की वजह से सनी का पैर भी उस रस्सी में फंस जाता है, जिस वजह से वो भी पानी में गिर जाती है और शार्क उसे भी खा जाती है। जेस को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सनी उसी की वजह से आई थी। लेकिन अभी वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाती, क्योंकि विल अभी तक बीच पर पहुँच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था। तब वो भागती हुई जाती है और विल को संभालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक्सेसिव ब्लड लॉस के चलते जल्दी ही यहाँ पर विल की भी मौत हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद जैसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये इस आइलैंड पर अकेली बची थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे यहाँ से कैसे निकलना है। जैसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये इस आइलैंड से कैसे निकलेगी। तब ये वॉकी टॉकी के ज़रिए किसी से कनेक्ट होने की कोशिश करती है और किस्मत से इसका वॉकी टॉकी सिग्नल पकड़ लेता है हार्लिन के वॉकी टॉकी के, जिसके बाद से इन दोनों की बात होती है और इसके बाद हार्लिन तुरंत ही इस तक पहुँच जाता है। और अब तक क्योंकि हार्लिन ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर कर शार्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता कर ली थी, तो इसी वजह से उसे पता होता है कि अभी शार्क यहाँ से नहीं गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उसे पता है कि जेस यहाँ पर जिंदा है, तो हो सकता है वो आइलैंड के आसपास ही हो। तब ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों उस वाइट शार्क को जान से मार देंगे, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का नुकसान करा है। और अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हार्लिन जेसी के पास बैठता है और इसे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है। तब जेसी भी इसके पास बैठकर इसे पूरी बैक स्टोरी बताती है और कहीं ना कहीं हार्लिन जेसी में भी अपनी बेटी को ही देख रहा था और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी वाइट शार्क को ख़त्म कर देगा। अब आगे प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग देख पाते हैं कि जैसी वापस से पानी में जाती है ताकि वो किसी तरह से शार्क को अट्रैक्ट कर सके, और ऐसा ही होता है। शार्क कुछ ही देर में इस तक पहुंच जाती है और अब शार्क को देखने के बाद जैसी वापस से तैरती हुई बोट की तरफ जाने लगती है, जो कि हार्लिन की बोट थी और उसी पर हार्लिन मौजूद था, जो कि वहां से शूट कर शार्क को मारने वाला था। और अब जैसे ही जैसी यहाँ पर से बोट के पास पहुँचती है, वैसे ही हम लोग देख पाते हैं कि शार्क भी इस तक पहुँच गई है और वो इसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी जैसी अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर घुस जाती है और बोट के ऊपर हार्लिन खड़ा हुआ था, जो कि इंतजार कर रहा था जैसे ही शार्क अपना मुंह दिखाएगी वैसे ही वो उसको मार देगा। और अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही उसे शार्क का मुंह दिखता है वैसे ही वो एक के बाद एक उसके ऊपर काफ़ी सारे फायर करता है, जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पर शार्क मारी जाती है। जिसके बाद हार्लिन तुरंत ही जेसी को पानी से बाहर निकालता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये इसे लेकर निकल जाता है एक सेफ प्लेस की तरफ। तब रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि अभी भी हार्लिन अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा था और साथ ही जेसी भी अपने सभी दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही थी। पर अभी ये लोग इस बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचते और डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद ये लोग अपनी नई लाइफ चालू करेंगे। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना।